हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भाषा और व्याकरण, जो कि 12th क्लास का खंड 2 के अंतर्गत व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भाषा और व्याकरण क्या होती है, इसे समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि यदि भाषा ही नहीं होती तो मनुष्य का जीवन कैसा होता। यदि भाषा का प्रचलन न हुआ होता तो बहुत संभव है कि मनुष्य इतना भौतिक, वैज्ञानिक एवं आत्मिक विकास भी नहीं कर पाता। भाषा न होती तो मानव अपने सुख दुख का इजहार भी नहीं कर सकता। भाषा के अभाव में मनुष्य जाति अपने पूर्वजों के अनुभव से लाभ भी नहीं उठा सकता। तो इसमें व्याकरण का क्या संबंध है? तो व्याकरण तो ऐसी चीज है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और पढ़ने का हमें ज्ञान प्रदान करती है। तो भाषा और व्याकरण तो आपस के अंदर अंतर संबंधित है। बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। तो व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई? तो व्याकरण की उत्पत्ति संस्कृत की जो वी प्लस आ प्लस करण है, इन धातु से व्याकरण की उत्पत्ति हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है व्याकरण का? विश्लेषण करना। विश्लेषण मतलब होता है अलग अलग करना। तो व्याकरण उस शास्त्र को कहा जाता है जिसमें भाषा के शुद्ध करने वाले नियम बताए गए हो कि भाई भाषा अपन कैसे शुद्ध लिखते हैं, कैसे शुद्ध बोलते हैं, इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? व्याकरण से प्राप्त होती है। बात करते हैं भाषा की उत्पत्ति की। तो भाषा शब्द भी संस्कृत की भाष धातु से ही निष्पन्न हुआ है। भाष धातु ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी धातु है? भाष धातु। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य लिखकर, बोलकर, पढ़कर, सुनकर, कहकर, इशारे से अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचा सकता है। इसी के आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं। भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका ध्वनित होता है प्रकट करना। तो जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव और मस्तिष्क के विचार को बोलकर प्रकट करते हैं या फिर लिखकर प्रकट करते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा तो मनुष्य की असली पहचान होती है। इसके संबंध के अंदर कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरे के भावों और विचारों को स्वयं जानते हैं। ठीक है, तो भाषा और व्याकरण की उत्पत्ति की बात हुई। अब करते हैं हम वर्ण की बात। वर्ण क्या होता है? वर्ण तो वो होता है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यदि हम उच्चारण के रूप में बोलें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हो जाएगा ध्वनि। लेकिन यदि हम लिखित की बात करें, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो हो जाएगी वर्ण। तो वर्ण के अंतर्गत वर्ण के भी भेद होते हैं। वर्ण के खंड भी नहीं किए जा सकते, इसके टुकड़े और नहीं होते हैं। इसके दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वर किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ये एकदम स्वतंत्र होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋश्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। अब बात करते हैं ऋश्व स्वर किसे कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमें अपेक्षाकृत कम समय लगता है उन्हें ऋश्व स्वर कहते हैं। जैसे कि एक मात्रा का इसमें समय लगता है। जैसे अपन बोले अ, ई, उ, री, री, बहुत कम समय अपन को लगा और अपन ने ये ऋश्व स्वर बोल दिया। दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर में ऋश्व स्वर की अपेक्षाकृत हमें दुगुना समय लगता है। जैसे कि बोले अपन आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, तो इसमें अपन को ज़्यादा समय लग रहा है और दुगुना समय लग रहा है ऋश्व स्वर से। और प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत हमें ऋश्व स्वर से तिगुना समय लगता है। ऋश्व स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगता है, उसे कहते हैं हम प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर कैसे होंगे? अ, ई, उ, मतलब थोड़ा लंबा खींचता है ये, इसे कहते हैं प्लुत स्वर। ये बात हो गई स्वर की। अब आगे चलते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है, इसके अंतर्गत क्या होता है? स्वर सम्मिलित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। जैसे हम यदि क बोले तो क के अंदर क्या सम्मिलित होता है? क प्लस अ। ठीक है, तो इस प्रकार हर व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। इसके भी भेद होते हैं। तो इसके मुख्यतः 4 भेद है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, चौथा है संयुक्ताक्षर। स्पर्श व्यंजन जिसके अंदर हमारी जीवा स्पर्श हो, जैसे कि क वर्ग से प वर्ग।
क ख ग घ ड़, मतलब क से लेकर यदि हम म तक की बात करें तो ये स्पर्श व्यंजन होता है। अंतस्थ 4 होते हैं, कौन कौन से? य र ल व, ये 4 होते हैं अंतस्थ। उष्म की बात करें तो यदि हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो उष्मा यदि बाहर आती है हमारे मुख से तो वो उष्म व्यंजन कहलाता है। जैसे कि श, स, स, ह, ये भी 4 होते हैं, ठीक है। और संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर इसमें 3 है। संयुक्ताक्षर कौन कौन से होंगे? जैसे छ है तो इसमें क, ये स हलंत आएगा, ठीक है। क प्लस स, त्र में त प्लस र, इनसे मिलते हैं। और लास्ट है ज, जो ज है सॉरी ग है, तो ग है ये ज प्लस य से मिलकर बनता है, ठीक है। ये 3 है संयुक्ताक्षर। बात करें अपन व्यंजन के भेद की हो गई, अब वर्णों के उच्चारण स्थान के। तो ये बोले कहाँ कहाँ से जाता है, इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि ए, आ, क वर्ग और विसर्ग ये कहाँ से बोले जाएंगे? कंठ से। इनकी उच्चारण जो ध्वनि है हमें कंठ का सहारा लेना पड़ेगा इनको बोलने के लिए, ठीक है। यदि हम बात करें ई, च वर्ग, य और श, इनको बोलने के लिए हमें तालु का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं तालव्य वर्ण। फिर है री, ट वर्ग, र और श, इनको बोलने के लिए मूर्धा का सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए इसे कहते हैं मूर्धन्य। फिर है री, त वर्ग, ल और स, यदि अपन बोलते हैं तो हमारी जीभ दांत को टच करती है तो इसलिए इन्हें कहते हैं दंत्य। फिर है उ, प वर्ग, यदि हम इन्हें बोलते हैं तो हमारे जो होठ है वो बंद होते हैं तो इसे कहते हैं ओष्ठ्य। ओष्ठ मतलब होठ। फिर है अंग, ण, य, ण, म, न और म, तो ये होता है नासिक्य। यदि इन्हें बोलते हैं तो हमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है। फिर है ए और ऐ, इन्हें कंठ और तालव्य क्यों कहते हैं? देखिए, यदि अपन ए लिखते हैं, ठीक है, ए लिखते हैं तो इसमें ए और ई सम्मिलित होता है, ठीक है, ए प्लस ई। अब देखिए ए का जो उच्चारण स्थान है वो क्या था? कंठ है। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। इससे बनता है ए, इसलिए इसका जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ तालव्य, ठीक है। बात करते हैं ओ की, तो ओ कैसे बनता है? ओ बनता है ए प्लस ऊ से, ठीक है। तो ए का जो उच्चारण स्थान है वो तो क्या है? कंठ। और ऊ का क्या है? ओष्ठ, इसलिए इसको बोलते हैं कंठोष्ठ। देखिए फिर से, ओ और औ दोनों का है कंठोष्ठ, ए और ऐ का है कंठ तालव्य। वह को बोलते हैं दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ इसमें दोनों का प्रयोग होता है जब वह बोलता है तब। बात करते हैं कि, तो है जो है वो स्वर यंत्र है और अलीजीवा से बोला जाता है। अलीजीवा क्या होता है कि गले के अंदर लटकने वाला वह मांसपिंड जो जीभ के जड़ के पास होता है उसे कहते हैं अलीजीवा, ठीक है। तो ये हुई वर्णों के उच्चारण स्थान की बात। अब उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के और भी भाग है, वो देखिए। पहला है स्पर्शी, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग्यंत्र यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है और फिर वह बाहर निकलती है, मतलब किसी का भी, जैसे कि वो तालु का भी या फिर कंठे का, किसी का भी स्पर्श करके जो वो अपने फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा है वो निकलती है तो उसे स्पर्शी व्यंजन। इसमें जैसे क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ ये आता है, ये कहलाता है स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। बात करते हैं संघर्षी व्यंजन। अब संघर्षी क्या होता है? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, मतलब जो हवा है वो कहाँ से निकलेगी? एकदम बीच के छोटे वाले भाग से, तब वायु उनसे घर्षण करती हुई निकलती है, ऐसे संघर्षी व्यंजन है। कौन कौन से इसमें? तो उष्म व्यंजन है 4, तो श, श, स है, एक है ख, ज और फ, ठीक है। ये जो है ये क्या है? संघर्षी व्यंजन। बात करते हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श मतलब इसमें स्पर्श भी होएगा और साथ में संघर्ष भी होएगा।
तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है। ठीक है, स्पर्श का इसमें ज्यादा होएगा पहले, तो बाद वाला जो भाग है वो संघर्षी, मतलब बाद वाले भाग में बीच में से हवा निकलेगी, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं, जैसे च, छ, ज और झ। ठीक है, बात करते हैं नासिक्य। नासिक्य मतलब होता है नाक, तो जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से निकलता है। इसमें यंग गणम आते हैं, जैसे कि य, ग, ण, न, म। ठीक है, नाक से बोले जाते हैं ये, इसलिए इसे नासिक्य व्यंजन कहते हैं। फिर है पार्श्विक। पार्श्विक मतलब होता है इसके अंदर जीवा का जो अगला भाग है वो मसूड़े को छूता है और वायु पार्श्व आस पास से निकलती है। मतलब अगला भाग है जीवा का वो तो मसूड़े को छुएगा और जो वायु है वो आस पास से निकल जाती है, जैसे अपन बोलते हैं ल। ल है वो पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, प्रकंपित। प्रकंपित व्यंजन वो होते हैं, प्रकंपित मतलब होता है जिसके अंदर कंपन होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है वे प्रकंपित कहलाते हैं। जैसे र बोलेंगे तो हमारी जो जीवा है वो थोड़ा कंपन करके बोलेगी। फिर है उच्छिप्त। उच्छिप्त मतलब होता है फेंका हुआ, तो जिनके उच्चारण में जीवा की नोक झटके से नीचे गिरती है तो वो उच्छिप्त ध्वनि कहलाती है। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं और ड और ढ जो है वो उच्छिप्त ध्वनियां हैं। संघर्षहीन व्यंजन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है वे संघर्षहीन ध्वनियां। इनमें कुछ भी संघर्ष नहीं होता और हवा ऐसे बिना संघर्ष के निकल जाती है। जैसे बोलते हैं य और व, इनके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर स्वरों से मिलता जुलता, जैसे ये बोलेंगे तो अपन को ए के जैसी साउंड आएगी, तो ये और व, इसलिए इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों को घोष और अघोष श्रेणियों में भी बांटा जा सकता है। बात करते हैं घोष अघोष किसके स्थान पर? स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर। तो घोष का अर्थ होता है नाद या फिर गूंज। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज स्वर तंत्र में कंपन होती है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग आदि सभी वर्गों के अंतिम 3 वर्ण जैसे कि ग, घ, ड़, च, झ, य आदि तथा य, र, ल, व, ह घोष वर्ण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी स्वर भी घोष होते हैं। इनकी संख्या कुल 30 होती है। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक यह है कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और जो य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन और है और साथ में सभी स्वर ये कहलाते हैं घोष। अघोष, इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में कंपन नहीं होता, अतः कोई गूंज न होने से ये अघोष वर्ण होते हैं। सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण क, ख, च, छ और श, स, स आदि, क्योंकि है तो कहाँ पर चला गया? घोष में। इसमें है नहीं है, ये ध्यान देने योग्य बात है कि अघोष के अंदर है नहीं आएगा, श, श, स ही आएंगे। आदि सभी वर्ण घोष होते हैं। इनकी संख्या होती है 13। तो इसकी भी एक ट्रिक है कि जो सभी वर्ग है उनका पहला और दूसरा अक्षर, दूसरा वर्ण और साथ में स, स, स ये होते हैं अघोष। श्वास वायु के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। मतलब जैसे अपन श्वास को किस अकॉर्डिंग अपन छोड़ते हैं, कम करते हैं, उसके आधार पर 2 प्रकार के हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है उसे कहते हैं अल्प प्राण, जिसमें क वर्ग, च वर्ग आदि वर्णों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण तथा य, र, ल, व और सभी स्वर अल्प प्राण है। अब अल्प प्राण की ट्रिक यह है कि इसके अंदर 135 अपन लिख सकते हैं। ठीक है, 135 किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, साथ में य, र, ल, व अंतस्थ है और सभी स्वर ये क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। इसके अंतर्गत देखिए है सम्मिलित नहीं है, महाप्राण में होएगा क्योंकि है सम्मिलित। जिन वर्णों के उच्चारण में, महाप्राण की बात कर रहे हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है
उन्हें महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण तथा श श स है महाप्राण है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन इसके अंदर महाप्राण के अंतर्गत आएंगे और स्वर जो आएंगे वो अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। इसकी एक ट्रिक है कि इसका दूसरा और चौथा चॉइस अपन याद कर सकते हैं। तो चॉइस जो है वो महाप्राण के अंतर्गत आएंगे और साथ में श श स है, ये भी महाप्राण में है। अनुनासिक, अनुनासिक में वही है जिसमें नाक का अपन को सहयोग अपन को लेना पड़ता है। तो अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक का सहयोग रहता है, जैसे अंग, आंग, ऊम, इंग। ये जो भी वर्ण है अनुनासिक जिसके अंदर हमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है उससे कहते हैं अनुनासिक व्यंजन। तो इस प्रकार जो हमारा भाषा और वर्ण विचार वाला जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट होता है और इसके बाद में हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उससे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।